चलो, तो कल हम बात कर रहे थे किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैसे निकाला जाएगा। आज कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए लिखें, हैंग डालिए, कॉन्सेप्ट। एक 3 डायमेंशन का सवाल फिर कराऊंगा आज, ताकि वो बात समझ में आए। लिखें, फिक्स लेंथ ऑफ वायर इज बेंट इनटू सर्कुलर लूप। एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो, अब सब समझना, बोर्ड पे अच्छे से देखना। ये 3 से 4 बार पेपर में रिपीट हुआ और काम का है क्या कॉन्सेप्ट में। एक मेरे पास वायर है जिसकी लंबाई है L। इसी वायर को इसका मतलब क्या हो गया, इसकी लेंथ क्या हो गई, फिक्स। इसी वायर को आपने घुमा के एक सर्कुलर लूप में बदल दिया। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, वायर है, इसको घुमा के लूप में बदल दिया। तो 8वीं नवी में ऐसा हम पढ़ाते थे कि अच्छा, ये जो L है यही वास्तव में 2πr हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है। जो वायर की लंबाई थी वो लूप में बदल गई, बोले तो 2πr हो गई। पर जरूरी नहीं है ना एक लूप हो। सोचो मैं एक लूप और कर देता तो क्या लिखते आप, 2 × 2πr। एक लूप और बना देता तो सर ऐसे के बहुत सारे लूप बना सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर आप छोटी रेडियस का बनाओगे, सोचो क्या लूप ज्यादा बनेंगे क्या? और बड़ी रेडियस का बनाओगे तो हो सकता है एक ही लूप बने। वायर तो उतना ही है ना भाई, इतना वायर है। अगर इस पेन पे लपेटोगे तो ज्यादा लूप आ जाएंगे। उसी वायर को इस बोतल पे लपेटोगे तो लूप कम आएंगे, क्योंकि इसकी रेडियस ज्यादा है। क्वेश्चन को फील करिए, वायर वही है, परंतु उस वायर को आपने सर्कल में बदल दिया। मान लो आपने इसके n लूप बना दिए, तो क्या n × 2πr होगा? पहली बात तो ये हो गई। अब जरा सोचिए, L फिक्स है, L फिक्स है, 2π ये भी कांस्टेंट है, तो L बराबर n × 2πr। L को काट दूं, फिक्स है, 2 फिक्स है, पाई फिक्स है, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। हाँ यार, ये बात भी समझ में आती है। जितनी रेडियस कम होगी उतने नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा होंगे। हर बात को थोड़ा फील कर लीजिए, बिल्कुल ही रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ यार, ये बात तो सही है। अगर मैं छोटे छोटे लूप बनाऊंगा, तो नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा होंगे। एन क्या है? नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ टर्न्स। या हिंदी में लिख लिया, जितना रेडियस कम उतने नंबर ऑफ टर्न्स। पहले इस बात को नोट करिए, अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा उसको साथ इन्वॉल्वमेंट लाइए। बस ऐसा मत समझिए कि बिल्कुल ही रट रहे हैं। चीजें इतनी आसान है कि समझी जा सकती हैं। कि एक वायर है, थोड़ा उसको बोलिए। वायर जिसकी लंबाई L है, उसको अपन ने लूप में कन्वर्ट किया। ये ऐसी बातें हैं जो पूरी फिजिक्स में कहीं भी काम आ सकती हैं। इसका मैग्नेटिक इफेक्ट से लेना देना नहीं है। बेसिक टर्म्स हैं। वायर को बदला, सर्कल में बदला, बोले तो 2πr। जरूरी थोड़ी ना एक ही लूप हो, 2 लूप हो जाए, 5 लूप हो जाए, 10 लूप हो जाए, और अगर n लूप हो जाएंगे तो n से गुणा कर देंगे।
बोलिए। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया रेडियस। दो तीन बार बोल लीजिए, अगर रेडियस कम होगी तो लूप्स की संख्या ज्यादा होगी। अब हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल म्यू नॉट एन आई बटे 2r, ये हमें रटा हुआ है। सही बात है। अब देखना, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो 20 प्रोपोर्शनल टू n बाय आर, और r की जगह रख सकते हैं, r n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो r की जगह लिख सकते हैं 1 बाय n। तो बताइए 20 प्रोपोर्शनल टू, थोड़ा सा इसको समझिए, आड़े कट रट लोगे तो पता ही नहीं चलेगा, हवा ही नहीं लगेगी क्या हुआ। ये तो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसको आप और मैं नहीं बदल सकते। अब ये r की जगह 1 बाई एन हमेशा नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, एक फिक्स लेंथ के वायर को जब लूप में बदल दिया जाए। टेढ़ा मेढ़ा रट लोगे तो जो ट्रिक्स हैं वो उल्टा घातक हो जाएंगी। इसलिए तरीके से याद करो। ये फॉर्मूला हमेशा लगता है, हर परिस्थिति में लगता है। हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जब किसी एक ही वायर को लूप में बदल दिया जाए तब हम आर की जगह, क्योंकि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इंप्लाइज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, तो हमने आर की जगह क्या रख दिया, 1 बाई एन। एन ऊपर चला गया तो 20 प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर लिख लीजिए। तो बिल्कुल ऐसा मत रटो कि 20 प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ऐसा याद करो। अगर जब भी ऐसा सवाल आता है फिक्स लेंथ वाला, तब हमें याद रखना है 20 प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। इतना जल्दी सवाल सॉल्व होगा कि मजा आएगा आपको कि अच्छा यार ये मुझे बात याद है, सवाल सॉल्व। तो 1 मिनट का लिखने के बाद ब्रेक लो, बोलो इस बात को, मैग्नेटिक फील्ड एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, बट 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 कब, जब ऐसा लिखा हुआ हो, फिक्स लेंथ ऑफ वायर इज कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर लूप। ब्रेक है 7 दिन का, 2 संडे मिला लेंगे तो 8 दिन हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको आराम से एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टारगेट्स, मिनी टारगेट्स लेके जाइए। यहाँ रह रहे हैं तो ठीक है, घर जा रहे हैं तो भी बढ़िया है। एक छोटा टारगेट के भाई रिवीजन करना है, 3 3 टॉपिक का रिवीजन करके आइए। फिजिक्स में 3, केमिस्ट्री में 3, बॉटनी में 3, जूलॉजी में 3। एंजॉय करिए ना, 7 घंटे आपके अनअकैडमी के बच रहे हैं, ये 7 घंटे मजे कर लीजिए। पर जो सेल्फ स्टडी का समय है वो तो अपना मैनेज कर सकते हैं। अनअकैडमी के 7 घंटे बच रहे हैं, सुबह 6:30 से लेके 2 बजे तक, इसमें आप फुल मजे करिए ना। पर उसके बाद भी तो समय बच रहा है, वो सेल्फ स्टडी अगर छोड़ देंगे तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिए, बाकी आप सब समझदार हैं। खूब एंजॉय करिए, फेस्टिव सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। रिचार्ज होके आइए, खूब मस्ती करके आइए, बट कंटिन्यूटी ब्रेक मत करिए। कंटिन्यूटी का मतलब होता है 3 4 घंटे अपने पढ़ लिए, सुबह 1.5 घंटे का स्लॉट, दोपहर में या शाम को जब भी सही रहे। बाकी आप एंजॉय करें और रिवीजन पे फोकस करके जाएं। 3 3 टॉपिक का रिवीजन बना के लेके जाएं। बाकी अच्छे से पढ़ाई करनी है, जब आएंगे तो फिर खूब पढ़ेंगे। तो 20 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। आइए कुछ सवाल करके देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए।
वो पर्दा लगा दीजिए। अब एक शब्द है, वो देखिए, वायर इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप, देन इट इज देन बेंट अगेन, उसी वायर को बेंट किया गया। इसका मतलब एक वायर को किसमें बदला गया है? सर्कुलर लूप में। तो कौन सी ट्रिक लगेगी? B इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ये वाक्य पढ़ते ही अगर चमक गया तो आप इतना जल्दी कर लेंगे। और अगर इसका आज आप किताबी सॉल्यूशन देखें, यूट्यूब सॉल्यूशन देखें, तो आधे पेज का है, वो L बराबर 2πr लगाता है, और वो आपने कर रखा है। आप देखिए सवाल को कितना जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। एक PYQ का फाइल बनाया है, छुट्टियों में उसको प्रिंट आउट निकाल लें, उसको स्पाइरल बाइंडिंग करा लें। 20 साल, 15 साल, 25 साल की सब किताबें मिलती हैं बाजार में। पर क्या है, कुछ करेक्शन है उसमें, सवाल किसी चैप्टर के इधर से उधर है, तो हमने उसको बहुत सिस्टमेटिक सही कर दिया है। और 5-5 साल के किए हैं। क्या होता है, 25 साल की हम किताब खरीद तो लेते हैं, पर इतने सवाल हो नहीं पाते। तो पहला स्टेप, पहले 5 साल के करें लेटेस्ट। फिर उसमें क्या है, अपडेटेड नहीं है मार्केट में, पोटेंशियोमीटर के भी सवाल चल रहे हैं, आप परेशान होते हो, जियो मैग्नेटिज्म के भी हैं, कार्नोट इंजन भी दे रखा है, ट्रांजिस्टर भी दे रखा है। फिर आप सोचते हो छोड़ें नहीं छोड़ें, करना है। तो रिवाइज और अपडेटेड मार्केट में नहीं है। तो मैंने 5 साल के पेपर को सिस्टमेटिक जमा दिया है, टॉपिक वाइज, और अपडेट कर दिया है पूरा उसको नए सिलेबस के हिसाब से। तो वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उसको आप प्रिंट निकाल लें, अपने पास रखें। जो जो चैप्टर हो गए हैं उनके वो PYQ करना शुरू कर दें। नहीं, बंटवा तो दिए ना, किताब के पीछे है ना, PYQ तो है ही। वो तो अपडेट कर दी और बेहतर तरीके से उसको। चलिए क्या करें बताइए। जैसे ही एक वायर को लूप में बदल दिया, तो बताइए क्या लगा सकते हैं? B इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अब बताइए, B1/B2 बराबर N1/N2 का होल स्क्वायर। पहले बताइए, पहले कितने लूप था? 1 टन, मतलब N1 1। उस समय मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? B। बाद में नंबर ऑफ टन्स कितने कर दिए? N। बाद की मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। एक बार ये तरीका सीख लो, ये पूरी फिजिक्स में लगता है। पहले को हमेशा 1 लिखते हैं, N1 पहले के नंबर ऑफ टर्न्स, B1 पहले की मैग्नेटिक फील्ड, बाद के नंबर ऑफ टर्न्स N2, बाद की मैग्नेटिक फील्ड B2। ये तरीका है पूरी फिजिक्स में करने का। पहले 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 का वोल्टेज V1, पहले की करंट I1, पहले की मैग्नेटिक फील्ड V1, पहले की पावर P1। ये तरीका है। पहले का टेम्परेचर T1, पहले को 1 1 लिखते हैं, बाद को 2 2 लिखते हैं। हो गया प्रश्न। अब आप देखिए 10 सेकंड में आप कर सकते हैं। B1 B, B2 B, N1 1, N2 N। आंसर बताइए कितना? N स्क्वायर B। स्टार लगाइए। ELP में ऐसे 4 क्वेश्चन हमने दिए हैं, आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं सीधा। B इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। फेमस सवाल है, आना चाहिए, स्टार लगा के रखिए। इस कॉन्सेप्ट को बोलिए, ये शॉर्ट नोट में भी जाएगा। और आपको चमकना चाहिए। जब भी एक फिक्स लेंथ के वायर को एक लूप में बदल देते हैं, तो सीधा लगाइए B इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, B इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। एक और करके देखिए, तब आपको चमकेगा, तब आप इसको परीक्षा में यूज कर पाओगे। एक और करके देखो। एक और करके देखो।
बायो सवट पे क्वेश्चन आना है, छोटा और आसान टॉपिक है। 5 ईएलपी अच्छे से कर लीजिएगा, प्रश्न आता ही है। अब खुद करिए और जल्दी कर पाएंगे, मौखिक ही कर लेंगे अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद है तो। एक शब्द है जो आप पकड़ रहे होंगे, मेड ऑफ अ वायर एंड देन फ्रॉम द सेम लेंथ। यही तो इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। फिर लिखना चाहिए, फिक्स लेंथ ऑफ वायर को सर्कुलर लूप में बदलना। ऐसे शब्द लिखो ताकि ये एग्जाम में चमके। फिक्स लेंथ ऑफ वायर को सर्कुलर लूप में बदलना। इतना जबरदस्त काम करेगा ना ये कि सवाल आपके बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएंगे। दिमाग कम लगाना पड़ेगा, नहीं तो बार बार वही मेथड करना पड़ेगा, L बराबर 2πr। अब वो क्या कह रहा है, B इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, B1 बाय B2 बराबर N1 बाय N2। अब बताइए, पहले 1 टर्न मतलब N1 1, और फिर बाद में 2 टर्न N2 2। फिर आपसे पूछा है रेशियो बताओ, B1 बाय, मौखिक ही कर पा रहे होंगे, B1 बाय B2, N1 1 N2 2। तो बताइए B1 बाय B2 1 बाय, फास्ट सॉल्यूशन हो रहा है। ये ऑब्जेक्टिव तरीके हैं सवाल को जल्दी करने के, फास्ट आप कर पाओगे। अब आपको सोचना नहीं पड़ा ना, सीधा आपको तरीका पता चल गया। जब भी एक लेंथ को इस तरह से लूप में कन्वर्ट करें, सीधा लगाइए B इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, लाइन खींच के खत्म कर दीजिए। कॉन्सेप्ट हो गया, उस पे 2 क्वेश्चन हो गए, और यहीं लिख लीजिए ईएलपी के कौन कौन से आप इसी पर आधारित कर सकते हो। यहीं लिख लो, यहीं लिख लो। ईएलपी नंबर 3, ईएलपी नंबर 3 सवाल नंबर 6, ईएलपी नंबर 3 सवाल नंबर 6 यहीं लिख लो। ईएलपी नंबर 4 सवाल नंबर 8वां, ईएलपी नंबर 4 सवाल नंबर 8वां। 2 सवाल इसी पर बेस्ड हैं, दोनों को कर लोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। 3 का कौन सा, 6, और 4 का 8। लाइन खींच के बंद कर दो कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे चलिए। कॉन्सेप्ट पे अगला चलिए। लिखिए, when plane of the circular coils are perpendicular to each other,
देखें क्या कहना चाहता है। जो हमने कल पढ़ा था उसमें अंतर है। कल जो पढ़ा था पहले वो लिखा, उसमें कॉइल ऐसी थी, इसे बोलते हैं कॉइल्स कैसी हैं, कोप्लेनर। कैसी हैं, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। पहले वाले का B1 क्रॉस आएगा क्लॉकवाइज, दूसरे वाले का भी क्रॉस आएगा, दोनों क्रॉस में है, ऐड हो जाएगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसमें कॉइल कैसी है, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन। ये भी अपने आप में एक नीट का सवाल है, कल ईएलपी में होमवर्क में भी दिया था। आज सवाल थोड़ा गड़बड़ है। आज कह रहा है कॉइल का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे रखी गई है, कड़ा दीजिए। देखिए कल कैसा था, एक और है किसी, कल कैसा था, कल दोनों कॉइल ऐसी थी एक ही प्लेन में, एक बड़ी एक छोटी। आज दोनों कॉइल आपस में कितने डिग्री पर हैं, 90। ऐसे हैं, ऐसे हैं कॉइल, या ऐसे है, एक वर्टिकल है और एक ऐसे। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये और बढ़िया है। ये देखिए दोनों में अंतर है, हेडिंग समझिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। दोनों सवाल नीट के हैं। ये है कोप्लेनर, इसमें माथापच्ची नहीं है, सीधा जुड़ गया। क्यों जुड़ गया, दोनों क्रॉस थे। इसमें आप देखेंगे अजीबोगरीब, परेशान हो जाएंगे आप, और समझना पड़ेगा। दोनों प्लेन आपस में कितने डिग्री पर है, 90। अब क्या होगा वो देखना, उसका मजा आएगा। आप कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए अपने मन से, कोई टेंशन नहीं है, पर समझिएगा और फिर इस बात को याद कर लेंगे। ये कॉइल 1 और ये कॉइल 2, सब लोग बोर्ड पे देखें, मैं कॉइल 1 को अलग से बना रहा हूं, ये कॉइल 1। आराम से देखना, तसल्ली से 2-3 बार, और घर पे इसको पढ़ना। ये कॉइल 1, ये देखिए ये कॉइल 1 निकाल के बाहर बनाती। सीधा हाथ लीजिए, डायरेक्शन देखिए, फिंगर्स को करिए कल, फिंगर्स को कल, फिंगर्स को कल कर लीजिए। बताइए कहां जा रहा है अंगूठा, ऊपर। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। कौन है ये, पहली कॉइल की B1, B1। तसल्ली, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से सुबह सुबह एकदम तसल्ली से देखिए। वापस ये कॉइल 1, देखिए रही कॉइल 1, कॉइल 1 को अलग से बाहर बनाया। ये करंट, तेरी इच्छा हो करंट कहां मान, ऐसे ना मान के उससे मानोगे तो B1 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, ज्यादा कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है। आइए वापिस से देखिए, सर पेन बदलकर कॉइल 2 बनाइए, ये कॉइल 2 बनाइए। ये सर डॉटेड डॉटेड क्या बनाते हो, इसका मतलब वो कहां है, पीछे। ये कॉइल नंबर 2, उसी कलर से यहां किया। देख बहुत ध्यान रखते हैं, देख कॉइल 1 येलो है, देख यहाँ येलो बनाई कॉइल 1, यहाँ देख कॉइल 2 ग्रीन, ये देख ग्रीन बनाई। ध्यान रखना पड़ता है, चीजें कलर कॉम्बिनेशन सेम चले, बच्चा रिलेट कर पाए। अब कॉइल नंबर 2 देख, इसमें बता कैसी होगी, बता सोच। ये आगे है करंट, ये ऐसे ऊपर गई फिर नीचे, कहां जाएगी, लेफ्ट। कहां जाएगी, लेफ्ट में। अब आएगा मजा, एक B1 ऊपर है और B2 इधर है। बता जोड़ेंगे, घटेगा या रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट। कल तक जो तुमने 15 सवाल किए थे उसमें या तो क्रॉस आ रहा था या डॉट आ रहा था, या तो जुड़ रहा था या, आज कुछ अलग हो रहा है भाई, एक ही दिशा में है ही नहीं। वेक्टर 11वीं कक्षा, जब दो बल 90 डिग्री पर होते हैं तो फॉर्मूला A² + B² लगता है, याद करिए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला वो बड़ा वाला 11वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं, काफी पुराना हो गया। A² + B² + 2AB थीटा 90 cos 90 0, तो रिजल्टेंट आएगा B नेट √(B1² + 2AB² - 2AC², 90 cos 90 0, तो रिजल्टेंट आएगा B नेट √(B1² + 2AC², 90 cos 90 0, तो रिजल्टेंट आएगा B नेट √(B1² + 2AC², 90 cos 90 0, 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 90 c
बहुत फेमस सवाल है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये कोप्लेनर है। इसमें सिंपल जुड़ेगा या घटेगा? इसमें प्लेन्स कैसे हैं? परपेंडिकुलर। बार बार हेडिंग पढ़िए, व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं। आराम से बनाइए, सोच समझ के। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब इतना परीक्षा में करना नहीं होता है, जब 5-6 बार रिवाइज कर लोगे ना तो सीधा याद हो जाता है बच्चे को। कॉइल परपेंडिकुलर है, सीधा फॉर्मूला लगाएगा, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इतना 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 नहीं करना पड़ता एग्जाम में। सीधा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कॉइल्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर में सीधा आंसर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सोच समझ के करिए। आज 2 घंटे ईएलपी का वर्क करिएगा ताकि हम इसको सिस्टमेटिक खत्म कर सकें। एक एक सवाल आपका बन जाना चाहिए, तो क्या इंटरेस्ट बना रहता है। सवाल बनते हैं ना तो चीजें समझ में आती रहती हैं, नहीं होता है तो हम परेशान होते हैं। इसलिए आज 1.5 से 2 घंटे का होमवर्क करके इसको एकदम सिस्टमेटिक लॉक कर लीजिएगा कि हाँ सर, एक 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 कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, समझ में आ गया। दो 90 डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर हैं तो सीधा याद रखिए। अब बार बार हाथ घुमाने की जरूरत ही नहीं है, 4-5 बार रिवाइज कर लेंगे पता चल जाएगा। जब भी कॉइल के प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो सीधा फॉर्मूला लगाइए, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। मिटाऊं? इसको अलग करना है, इसको अलग से बॉक्स में डाल देना, मिक्स मत कर देना। इसमें ये कोप्लेनर है ना, इसको अच्छे से ऊपर लिख लेना, ये कल पढ़ा था। दोनों को मिक्स मत करना, उसको अलग से लाइन कोने में डाल के बॉक्स में बंद कर देना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बहुत पढ़े हो जाते हैं, परीक्षा में सही क्लिक कर जाए वो इंपॉर्टेंट है। तो वो कब क्लिक करेगा? रिवीजन से। रिवीजन भरपूर करिए। करें आगे? चलो लिखें। क्वेश्चन लिखें। अब क्या है, कोई आपको रूल वूल डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना था उनके प्लेन राइट एंगल है,
बस जब 5-6 बार पेपर में माइनर टेस्ट में सवाल ये आ जाएगा तो आपको ये बात एकदम क्लिक हो जाएगी। राइट एंगल होए तो सीधा अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, सोच समझ के। आज ईएलपी पे समय देना, एक एक सिस्टमेटिक पूरी पूरी ईएलपी करना, सारे बनने चाहिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी करनी है छुट्टियों में, करंट की कैपेसिटर की एनसीईआरटी कर लेना अगर नहीं करी है तो, ताकि बैकलॉग नहीं रहे। एनसीईआरटी 100% जरूरी है। सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व सब जरूरी है एनसीईआरटी के। बढ़े आगे, चल भाई सब लोग बोर्ड पे देखो। तो जब भी प्लेन राइट एंगल है, एक हल्का फुल्का चित्र बना दो, ये राइट एंगल है, सीधा आपको याद होना चाहिए अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। फॉर्मूला बोलिए, फॉर्मूला b बराबर म्यू नॉट आई बाय 2r। ये रटा हुआ है, ये रटा हुआ है, परंतु पहले में तो करंट आई है, पर भाई दूसरे में करंट 2i है। आंखें खोलो, ये देखो तरीका, तुम भी ऐसा तरीका अपनाया करो तो तुम्हें मजा आएगा काम करने में। देखो मैं कैसे लिखता हूं, सबसे पहले लिखता हूं ओरिजिनल फॉर्मूला जो रटा हुआ है, ये देखो ये ओरिजिनल फॉर्मूला। 5 बार बोलो म्यू नॉट आई बाय 2r। 2024 में सवाल है इस पर, बिना सूत्र याद करे काम नहीं चल सकता। हम 10 क्वेश्चन और करा देंगे, बस सूत्र याद करना पड़ेगा। अब पहली कॉइल में करंट आई, दूसरी करंट में 2i। सतर्क होके काम करना पड़ेगा। आप सोचो मैं कुछ भी कर लूंगा तो काम चल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा भैया, फिजिक्स है, काम सोच समझ के करना पड़ेगा। अब अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर म्यू नॉट आई बाय 2r का होल स्क्वायर, म्यू नॉट 2i बाय 2r का होल स्क्वायर। अब सतर्क होके देखिए, म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, 2 बाहर, r बाहर, यहां बचेगा 1 का स्क्वायर, और यहां ये इसको स्क्वायर को मत खोलो, वो तो बाहर ही आ जाएगा सीधा। यहाँ पूरा 1 बचा, यहाँ क्या बचा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। तो आंसर आ गया √5 म्यू नॉट आई बाय 2। सब काम के सवाल हैं, बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से कैलकुलेशन कर लीजिए। म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, 2 बाहर, आर बाहर, यहां बच्चा 1 का स्क्वायर, यहां बच्चा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5। तो इस बात को अंडरलाइन कर लो, जब जब प्लेन राइट एंगल होंगे, 2-3 बार बोल लो, जब जब प्लेन राइट एंगल होंगे तब तब फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। 2-3 फॉर्मूले याद करो, बिना फॉर्मूले काम नहीं है। अगर सर्कुलर कॉइल होता है, ये सर्कुलर कॉइल, तो म्यू नॉट आई बाय 2r। सेमी सर्कुलर कॉइल है, म्यू नॉट आई बाय 4r। इन सब की कीमत है, याद होंगे, परीक्षा में याद सीधा चमकेगा। सेमी सर्कुलर कॉइल 4r, सर्कुलर कॉइल 2r। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n से गुणा कर दो, n नहीं दे रखा होता तो हम 1 ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट। बोलिए क्या बात क्लियर है? और करिए। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, कठिन सवाल है।
ध्यान से करिएगा, है वही, बस पूछने का अंदाज अलग है। वो शब्द नहीं है जो आपको रटा हुआ है, बस अलग तरीके से पूछा है। अब ये क्या बोल दिया, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन। पहले प्लेन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो समझना पड़ेगा। पूरा लैंग्वेज लिख लीजिए, फिर सोच समझ के करेंगे। बढ़े, चलो अब सीखना। मजे की बात है, इसमें कहीं नहीं लिखा प्लेन्स परपेंडिकुलर है, पर है प्लेन्स परपेंडिकुलर। क्योंकि आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है, ये शब्द दिख जाए, प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो गुप्ता सर ने बता रखा है, आंसर आता है अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। देख लो, दिमाग में बैठा हो, ये हमारी हेडिंग है ना, ये देखो, व्हेन प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थोड़ा एक्टिव बनो, कि जब प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तब अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो जब भी प्लेन राइट एंगल पे होते हैं तो ये हमें याद है, पर ऐसा भाई ने कहीं नहीं बोला, पर इसने एक शब्द बड़े तगड़े बोले हैं, एक कॉइल पहले एक्स वाई में है, दूसरी कॉइल एक्स जेड में। यार ये क्या नाटक है, एक्स वाई एक्स जेड, आओ समझते हैं, कहीं दूसरी जगह भी काम आ जाएगा। आओ प्लेन समझो, महसूस करो, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। ये बोर्ड देखिए, ये वाली एक्सिस एक्स, ये वाली एक्सिस वाई। तो जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं ना, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई। सर एक्स जेड दिखाओ कैसा होगा, देखना, ये एक्स वाई है, फील करो, ये एक्स, ये वाई, एक्स वाई। ये देखना, ये कौन सा है, एक्स जेड, एक्स जेड है ये। कैसे, महसूस करो, ये बोलो, ये एक्स, ये जेड, ये एक्स जेड, फील करिए। और देखिए ऐसा, ये वाई जेड है,
कैसे वाई जेड? ये वाई अंदर जेड, वाई जेड। ये इमेजिनेशन सीखना पड़ेगा। आप सोचो मैं यहां सवाल को छोड़ दूंगा, दूसरे चैप्टर में कहीं परेशान कर देगा। ये तो मस्ट है, इसको तो सीखना ही चाहिए कि सर एक्स वाई क्या होता है, एक्स जेड क्या होता है। ये एक्स वाई है, एक्सिस दिमाग में बैठा लेना, ये एक्स है ये वाई है, ये तो रटा हुआ है। ये बता किससे मैच कर रही है? एक्स, ये कौन सा प्लेन? एक्स वाई। ये एक्स जेड, सोच ये एक्स ये जेड, सारे प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये एक्स वाई है, ये जैसे ये कमरा, ये कमरा समझ लो कि मजा आ जाएगा। ये कौन सी दीवार है? एक्स वाई, ये दीवार एक्स वाई है। ये जो बाहर आ रही है वो सोचो, ये जो बाहर आ रही है, देखो बाहर कौन सी एक्सिस आ रही है? जेड। और ये कौन सी है? वाई। ये वाली साइड वाली दीवार वाई जेड है, वाई जेड है। ये जिस फ्लोर पे तुमने अपने जूते रखे हुए हैं इसको फील करो, इसमें है एक्स और ये है जेड। जिसपे तुमने फ्लोर पे फर्श पे पैर रखे हुए हैं वो एक्स जेड है। और हर दो प्लेन आपस में 90 डिग्री पर हैं। ये रैंक बनाने वाला सवाल बन गया। बच्चे को अगर ऐसा दे दें प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, 90% जनता याद करके आती है अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। भाई ने चित्र अलग बना दिया, उसने बोला एक प्लेन तो है एक्स वाई। अब देख मैं चित्र बनाता हूं, एक प्लेन तो है एक्स वाई, ये एक्स वाई प्लेन है, और एक प्लेन कौन सा है? एक्स जेड। सर एक्स जेड बना सकते हो क्या? हाँ कोशिश कर लेता हूं, कोशिश कर लेता हूं। ये है एक्स, ये है वाई, तो बता ये प्लेन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और अब बनाना है मुझे कौन सा? एक्स जेड। तो देखना ये लिया जेड मैंने बाहर, ये लिया साहब जेड बाहर, ठीक है, और एक ये ले लिया ऐसा। अब बताइए साहब ये कौन सा प्लेन? ये एक्स जेड प्लेन। ये एक्स वाई ये बाहर आ रहा है, टेढ़ा नहीं है। टेढ़ा तो मूर्ख बोलते हैं सर, ये टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं है, बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है 3 डायमेंशन में। और अब कॉइल कैसे रखी गई है वो बताता हूं आपको। सेमी सर्कुलर है सर्कुलर है? सेमी। एक इसमें है एक इसमें है, ऐसे। तो बताइए इन दोनों कॉइल के प्लेन आपस में कैसे हो गए? परपेंडिकुलर। और जैसी प्लेन परपेंडिकुलर हैं, बताइए कौन सा सवाल लगाएंगे? अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्या दोनों बराबर हैं? क्या सब कुछ सेम है? आइडेंटिकल है, सेमी सर्कुलर है, ठीक है, आइडेंटिकल है और सेमी सर्कुलर है, तो दोनों सेम आइडेंटिकल, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा? √2b, √2b। और b किसका लेंगे? सेमी सर्कुलर का। सेमी सर्कुलर का बताइए? म्यू नॉट आई बाय 4r। ऊपर √2 है नीचे 4 है, तो नीचे बच जाएगा 2 रूट। कितना मस्त सवाल है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले ऐसा होता था जैसा अपने जेई में होता है, पहले मेंस होता है फिर एडवांस होता है। पहले पीएमटी में भी ऐसा होता था, पहले होता था एक प्रीलिम। प्रीलिम में क्या होता था? 5,000 बच्चों को छांट लेते थे और उन 5,000 बच्चों की फिर एक परीक्षा होती थी, इसे बोलते थे AIPMT मेंस। ये उसके सवाल है, मेंस लिखा हुआ है ना। उस समय 2 लेवल पे पेपर होता था। पहले होता था प्री, सब बच्चे देते थे प्री, उस प्री में 5,000 बच्चों को सिलेक्ट कर लेते थे, फिर उन्हीं की 2 महीने बाद फिर परीक्षा होती थी उन्हीं 5,000 बच्चों की, उसको बोलते थे मेंस। वहां सारे सवाल क्वालिटी के आते थे। मेडिकल में, बिल्कुल मेडिकल का ये। हाँ हाँ सही पूछ रहे, मेडिकल में होता था ऐसा। फिर बाद में, उससे पहले सब्जेक्टिव पेपर होते थे, सब्जेक्टिव बाकायदा मेन सब्जेक्टिव होता था, पूरा आपको बोर्ड के हिसाब से देना पड़ता था। अब कितना मस्त सवाल है, आप देखिए उसने कहीं ये नहीं बोला कि प्लेन्स आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, पर क्या बोल दिया? एक्स वाई और एक्स जेड। तो पहले एक्स वाई था, एक कॉइल एक्स वाई में है और एक कॉइल एक्स जेड में है, तो आपको लिखना चाहिए ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं।
हो गया काम। बताइए, चित्र बनाना चाहे चित्र बना ले, एक में कॉइल ऐसे दिखा दें, एक में ऐसे दिखा दें, आपको दो सेमी सर्कुलर कॉइल दिख जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, सारे प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब यहीं लिखें होमवर्क में नीचे, पहले इसको नोट कर लें। ईएलपी 3 का 7वां, ईएलपी 3 का 7वां और ईएलपी 4 का 6ठा, ईएलपी 4 का 6ठा। अब एक बार ईएलपी 4 का 6ठा देख लें तो आपको फील आ जाएगी, आईआईटी का क्वेश्चन है, पर अब आप कर सकते हैं। ईएलपी 4 का 6ठा, सिर्फ पढ़ें, पढ़कर दिमाग को मैच्योर बनाएं कि यार मैं ऐसा सोचूंगा तो हो जाएगा। ईएलपी 4 का 6ठा, ईएलपी 4 का 6ठा। फील आ रही है? देखो, पहले तो एक सर्कुलर कॉइल है पूरी, फिर उसने क्या किया, पेपर को ऐसे मोड़ दिया, तो बताओ कितने प्लेन हो गए वो? दो, और आपस में कैसे हो गए? परपेंडिकुलर। मैं आपको फील करके बताता हूं, पर आपको समझ में आ गया होगा। बाद में क्या लगाएंगे बताइए? अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। मैं आपको बताता हूं कैसे हो रहा है, पेन दे दो। देखो, फील करके बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये पहले थी एक सर्कुलर कॉइल, ये देखिए, ये सर्कुलर कॉइल थी, ठीक है। अभी क्या पूरी एक ही प्लेन में? फॉर्मूला बोलिए क्या आएगा? म्यू नॉट आई बाय 2r, सर्कुलर है। फिर इसने क्या किया, इसको बीच में मोड़ दिया, ये देखिए, मोड़ते ये क्या बन गई? ऊपर वाली सेमी सर्कुलर, नीचे वाली भी। अब देखना क्या स्टाइल से किया है, ये ऐसे मोड़ दी, ये देखिए। तो एक सेमी सर्कुलर तो तुम्हें सामने दिख रही है और एक सेमी सर्कुलर फोल्ड हो गई है। अब बताइए दोनों कितने डिग्री पे? 90। ये है ओरिजिनल सवाल, ऐसा है। अब बताइए, दो सेमी सर्कुलर 90 पर हो गई, यही सवाल बन गया 2010 का आईआईटी वाला जो आया है। ये देखिए, ये देखिए, ये आईआईटी का क्वेश्चन है जो ईएलपी में, और ये मेंस का सवाल है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले ऐसी थी म्यू नॉट आई बाय 2r, अब ऐसी हो गई। अब हो जाएंगी सेमी सर्कुलर, पर आपस में कितने डिग्री पर? 90 डिग्री। तगड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़े, अगला कॉन्सेप्ट लिखते हैं। अब ये क्या एकदम सिस्टमेटिक काम चल रहा है, देखिए आप, ये पढ़ने का तरीका होता है, कैसे पढ़ाई करें। एक कॉन्सेप्ट सीखा, उस पर दो सवाल करवाए, यहीं दो ईएलपी में होमवर्क दिए, फिर एक कॉन्सेप्ट सिखाया, उस पर दो सवाल कराए, फिर दो होमवर्क में दिए। ये एक आइडियल और साइंटिफिक तरीका है, ऐसे पढ़ाई की जाती है। आप घर पे कुछ भी पढ़ते हैं टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा मत पढ़िए, एक ऑर्गेनाइज वे में पढ़िए। कॉन्सेप्ट सीखा, दो सवाल सर आप कराओ, दो होमवर्क में दिए, फिर एक कॉन्सेप्ट सिखाया, दो सवाल कराए, दो होमवर्क में दिए। ऐसे पढ़ोगे, चीजें अलग लेवल पे सीख जाओगे। चलो अगला कॉन्सेप्ट लिखो, लोकेशन ऑफ नल पॉइंट, लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। अब नल पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है, जहां पे फील्ड जीरो है। देखिए, दो वायर हैं आपके पास, ध्यान से समझिएगा। ये वायर है पहला, इसमें करंट है I1। जरा सोच के बताइए, फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी? ठक ठक नियम लगा सकते हैं, ठक ठक नियम बताइए। यहां क्रॉस, यहां डॉट। अब मैं एक वायर और ले रहा हूं, ये दूसरा वायर। सर ये ऊपर से आपने ऐसा कैसा मोड़ दिया? ऐसा मोड़ने का मतलब है वो टच नहीं कर रहे, ये दो वायर। अब वायर वन की फील्ड
ये मैं वायर 1 लिखा पीले पेन से। पहले वायर 1 को फील कर लो सब, बाकी डायरेक्शन काम नहीं चलेगा। ठक ठक नियम बताओ। इधर क्रॉस, क्रॉस किसका? 1 का, 1 का ही बताओ। इधर क्रॉस 1 का, इधर क्रॉस है तो इधर डॉट, इधर क्रॉस है तो इधर किसकी बात हुई है? 1 की। देख B1 B1 B1, पीले पेन से वायर 1 है, पीले पेन से उसकी फील्ड लिखी है, देख ले और आराम से चेक कर ले। क्रॉस 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 क्रॉस, इधर पूरी क्रॉस, इधर पूरी डॉट, तसल्ली से देख लो। वायर 1 ओके। अब वायर 2 पे आओ, बताओ। क्रॉस क्रॉस B2 का, क्रॉस B2 का, यहां डॉट B1 का, यहां B2 का, इधर यहां डॉट डॉट किसका? B2। क्या ये बात ओके है? अब आप ध्यान से देखो, कुछ भी हो जाए इस रीजन में B कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी। दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में है, ऐड होगी। इस रीजन में कभी भी B 0 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। कारण बताइए, कारण? क्योंकि दोनों डॉट डॉट हैं, दोनों क्रॉस क्रॉस हैं, ऐड होंगे। आशीष सर, यहां संभावना बन सकती है, क्योंकि एक क्रॉस है और एक, और अगर वो दोनों बराबर हो जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। इसका मतलब यहां कोई पॉइंट मान लिया ए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकती है। ये मान लिया आपने ओरिजिन। पहले आप लिखना शुरू करिए, फिर बताता हूं। अच्छा सवाल है ये, फेमस। दो वायर हैं जो आपस में 90 डिग्री पर हैं। आपसे पूछा जाता है कि वो रीजन बताइए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकती है। तो दो रीजन है, यहां 0 हो सकती है। सर ये क्यों लिखा आपने 0 हो सकती है? 0 होने के लिए उन दोनों फील्ड को बराबर भी तो होना पड़ेगा। यहां नहीं हो सकती कभी भी 0, क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में। बढ़े। देखें, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। x, y का मतलब यहां से x और यहां से y। अब आप बताइए, दोनों फील्ड को क्या होना पड़ेगा? 0। 0 मतलब बोले तो दोनों की वैल्यू को बराबर होना पड़ेगा। भाई डायरेक्शन तो अपोजिट है, पर केवल डायरेक्शन अपोजिट होना पर्याप्त नहीं है। डायरेक्शन अपोजिट के साथ साथ उनकी मैग्नीट्यूड को भी बराबर होना पड़ेगा। अब फॉर्मूला बताओ इनफाइनाइट वायर का। म्यू नॉट आई बटे 2 पाई, दूरी दूरी
वायर वन की दूरी बताओ, वायर वन की बिंदु ए से दूरी, वायर वन की, ये रहा वायर वन पीला वाला, दूरी x, x आएगा। वायर टू की बताओ, वायर टू की बताओ y, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो I1 बटे x बराबर I2 बटे x y, तो y यहां जाएगा, यह नीचे चला जाएगा इंटू x। कोई बताएगा दोनों को बराबर क्यों किया? नल पॉइंट चाहिए, नल पॉइंट, हेडिंग वही है, लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब बोलिए तब मजा आएगा। नल पॉइंट वो होता है जहां पर फील्ड जीरो होती है। नल पॉइंट के लिए क्या क्या शर्तें हैं? दोनों फील्ड को डायरेक्शन में अपोजिट होना पड़ेगा, दोनों फील्ड को मैग्नीट्यूड में बराबर होना पड़ेगा। ये बातें बोले तब जाके आपको क्लियरिटी आएगी। अच्छा नल पॉइंट, हाँ यार डायरेक्शन अपोजिट है, हो सकता है मैग्नीट्यूड बराबर है, अरे यार मजा आ गया, जीरो हो जाएगी। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये कंपेरेबल आ गई y बराबर mx प्लस सी से। कोई बताएगा c कितना है? c जीरो है, बाकी कंपेयर हो रहा है y से y, बराबर से बराबर, x से x, c जीरो। मतलब नल पॉइंट पता है कौन सी लाइन पे लाई करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन पर, और जो कि कहां से पास होगी? ओरिजिन से। ये देखिए ये नल पॉइंट है। ये देखिए कितनी मस्त लाइन आई है। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे भैया उन सब पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। देखिए इस पे जितने भी पॉइंट होंगे, वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे उस पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो। सर कैसे पता चला? स्ट्रेट लाइन ही है, आप खुद देखिए इक्वेशन मैच कर रही है, y बराबर mx प्लस सी से। सर ओरिजिन से ही क्यों पास करी? क्योंकि c की वैल्यू जीरो है। सर यहीं क्यों नहीं रोक दी लाइन, पीछे क्यों ले गए? क्योंकि यहां भी फील्ड अपोजिट है और यहां भी फील्ड अपोजिट है। सर लाइन ऐसी क्यों नहीं खींच दी? यहां तो जीरो हो ही नहीं सकती क्योंकि दोनों डॉट है, ऐड होगा, दोनों क्रॉस है, ऐड होगा। मन में 10 सवाल आ जाते हैं, 10 सवाल का उत्तर भी आना चाहिए कि यार स्ट्रेट लाइन ये नहीं हो सकती, स्ट्रेट लाइन यही होगी, ओरिजिन से ही पास होगी, और इसका इंटरसेप्ट जीरो है, ओरिजिन से पास हो रही है। बढ़िया सवाल, स्टैंडर्ड सवाल। तो याद रखिए वो पूछेगा नल पॉइंट के पॉइंट्स बताइए कहां कहां होगा, तो इस स्ट्रेट लाइन पर सारे नल पॉइंट ही अवेलेबल होंगे। जैसे ये सवाल देखिए, लिखिए मत, अब इसको सिर्फ पढ़ लीजिए, सिर्फ पढ़ लीजिए। सिर्फ पढ़ लीजिए और सोचिए एक बार और, रटा हुआ मत कर आइएगा कि सर ये लाइन ही थी अभी आपने तो सिखाई थी। अरे डायरेक्शन वो बदल सकता है, ध्यान दीजिए। तो आप तो करके देखिए, करके देखिए। ये ऊपर जा रही है, क्रॉस क्रॉस, डॉट डॉट, ये वायर वन लाल पेन से, ब्लू पेन से वायर टू, क्रॉस क्रॉस, डॉट डॉट। अब आप खुद बताइए, लाइन सी डी पे तो क्रॉस क्रॉस डॉट डॉट आ रहे हैं जो ऐड होंगे, जबकि लाइन ए बी पर संभावना बन सकती है क्योंकि फील्ड कैसी है? अपोजिट। वेयर डू वी एक्सपेक्ट, कहा हम जीरो सोच सकते हैं? लाइन ए बी पर। क्यों ए बी पर ही क्यों? क्योंकि ए बी पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड की दिशाएं अपोजिट है। सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल पे बनते हैं और लॉजिकल है सब सवाल, आप कर सकते हो। बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट ओके है? क्या आना चाहिए? अच्छा प्रश्न है।
अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़े। अगला लिखिए। अरे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, काम की बात है। पहले मैं इसको प्रूव करूंगा, फिर इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। चलिए अभी क्या कहना चाहता है आराम से समझिए, 15-20 मिनट का इसका डेरिवेशन है। आइए बोर्ड पे देखिए, लॉजिक क्या कहना चाहता है वो समझिए। मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, मैंने क्या किया, इसके दो टर्मिनल पर बैटरी लगा दी। ये देखिए, तो क्या हुआ, बैटरी से करंट निकली, करंट यहां आके रुक गई। बताइए कितने रास्ते, दो रास्ते, ऊपर गई I1, नीचे गई I2, और वापस ये घूम के यहां वापस आ गई। सवाल क्या कह रहा है, इफ द करंट डिवाइड, क्या करंट डिवाइड हुई, यस करंट डिवाइड हुई। मटेरियल क्या होना चाहिए, पूरा वायर सेम मटेरियल का बना हुआ है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितनी है, 0। अब क्यों होती है उसको समझते हैं। पहले आप दिमाग में सेट करिए, एक फील्ड तो ऊपर वाला आर्क देगा, एक फील्ड नीचे वाला आर्क देगा। देखिए क्या बात सही है क्या, क्या दोनों अपोजिट में देंगे, हाँ देख, ऊपर वाला देगा क्लॉकवाइज तो क्रॉस, नीचे वाला देखो एंटी क्लॉकवाइज तो क्या देगा, डॉट। सर पर बराबर कैसे हो सकते हैं सर, ऊपर वाला तो आर्क बहुत बड़ा है और नीचे वाला तो आर्क, यही हमें प्रूफ करना है कि दोनों फील्ड एकदम एकदम क्या है, बराबर। अब उसके लिए मैच करके दिखाता हूं, आप समझिएगा, आपको मजा आएगा। माना ये एंगल है, ऊपर वाले का एंगल मान लेते हैं अल्फा 1, नीचे वाले का एंगल मान लेते हैं अल्फा 2। पहले समझ लीजिए, बाद में नोट करिएगा हो क्या रहा है, पहले कहानी तो समझिए। कहानी ये कह रही है कि हम किसी भी लूप में जब बैटरी लगा देते हैं और जब करंट दो रास्तों में डिवाइड हो जाती है, तब फील्ड सेंटर पे हमेशा कितनी होती है, 0। कुछ चित्र दिखाता हूं आपको, ये देखिए, इन सभी में आंसर 0 है, आपको सॉल्व ही नहीं करना। यहां से करंट आई, ये प्लस माइनस का मतलब है बैटरी, यहां से करंट आई, कितने भागों में डिवाइड हुई, दो भागों में। यहां से करंट आई, कितने भागों में डिवाइड हुई, दो भागों में। यहां से करंट आई, कितने भागों में डिवाइड हुई। जब भी करंट दो भागों में डिवाइड हो रही है, वायर सेम मटेरियल का है, सभी पर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0। आंसर है बी, सेंटर सभी में 0। सेम सवाल देखिए, ये भी वही है, सेम सवाल। यहां करंट आई, दो भाग में डिवाइड हुई, यहां करंट आई, दो भाग में डिवाइड हुई, करंट आई, दो भागों में डिवाइड हुई। इन 6 प्रश्न का आंसर कितना है, 0। अब 0 क्यों होता है वो प्रूफ करना है, और एग्जाम में चमक जाए वो अपन को सीखना है कि भैया कभी भी करंट किसी लूप में घुसे, कितने पार्ट में डिवाइड होए, दो पार्ट में, लूप का मटेरियल सेम होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की फिजिक्स सीखते हैं। पहले आप एक रफ डायग्राम बताइए, कितने लोग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे, दो लोग। आशीष सर ये वायर पैदा नहीं करेंगे, नहीं, मैंने जानबूझकर इसको ऐसे बढ़ाया है क्योंकि ये इसका क्या हो गया, एक्सिस,
ये भी इसका क्या हो गया, एक्सेस। ठीक बात है। अब बताइए कितने लूप पैदा करेंगे, 2। ऊपर वाला कौन है, B1। चलो B1 की लिखो, B1 कौन है बताओ, आर्क। आर्क का फॉर्मूला बोलो बोलो, म्यू नॉट आई अल्फा बटे, आई नहीं I1, अल्फा नहीं, ये देख पहले ही आ गई। सी से क्लॉक, सी से क्रॉस। अच्छे से देखो, वापस बताओ, नीचे ग्रीन पेन है, नीचे ग्रीन पेन है, क्या नीचे वाला भी आर्क है? आर्क का फॉर्मूला बोल, म्यू नॉट आई अल्फा बटे 4 पाई आर। आई नहीं, अल्फा नहीं, अच्छा आर तो वही रहेगा, रेडियस तो वही है, एंटी क्लॉकवाइज है। देख लो, देख लो। अब अब आएगी कॉन्सेप्ट की बाढ़, वो देखना। ये दोनों पैरेलल में है या सीरीज में है? कैसे? ये P और Q, ये बनाया P, ये बनाया Q। ऊपर वाला लूप मान लिया रेजिस्टेंस R1, नीचे मान लिया रेजिस्टेंस R2। बताइए दोनों किस में? पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी घुस गई, पैरेलल में वोल्टेज सेम। अब देखते जाना, मजा आएगा। वोल्टेज सेम, तो V1 बराबर I R1 बराबर I2 R2। बोलिए, क्या बात क्लियर हो रही है? मतलब I R के क्या है, इनवर्स। याद करिए, I R के इनवर्स है, तभी तो हम बोलते हैं जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट, I इंटू आर का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब फिजिक्स की बाढ़ है काफी सारी, वो आप देखना। तो आपने बोला कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R क्या होता है? R होता है रो L बाय A। आप कह रहे हो यूनिफॉर्म वायर है, मतलब एरिया सेम है। आप कह रहे हो मटेरियल भी सेम है, इसका मतलब रो भी, मतलब R की जगह L लिख सकते हो, R की जगह आ गया L। L क्या है, लंबाई। हम जानते हैं एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क बराबर हो जाएगा एंगल इनटू रेडियस। रेडियस तो दोनों की सेम है, तो लंबाई इज प्रोपोर्शनल टू एंगल, मतलब लंबाई की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल। ये बातें सीखिए, कठिन है पर सीखी जा सकती हैं। आई आर के इनवर्स, सर ये नहीं समझ में, आई आर के इनवर्स क्यों नहीं समझ में आ रहा? ये देख, V बराबर पैरेलल में V सेम, आई इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर। ले भाई, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। फिर आर की जगह क्या लिख दिया, एल। ये देख, आर एल के प्रोपोर्शनल है। फिर एल की जगह क्या लिख दिया, एंगल। इसका मतलब क्या ट्रिक आ गई, आई आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल। बोले तो I1 बटे I2 बराबर अल्फा 2 बाय, बोले तो I1 अल्फा 1 बराबर I2 अल्फा 2। हो गया काम। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, दोनों घटेंगे या जुड़ेंगे? घटेंगे। पहले की थी म्यू नॉट I1 अल्फा 1 बटे 4 पाई आर, म्यू नॉट I2 अल्फा 2 बटे 4 पाई आर, कॉमन ले लो, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई आर, I1 अल्फा 1 माइनस I2 अल्फा 2, और तुमने प्रूफ कर दिया I1 अल्फा 1 बराबर I2 अल्फा 2, दोनों बराबर हैं, तो आंसर 0। आई कॉमन नहीं आएगा। हाँ, तो मुद्दे की बात क्या है, कोई आपको डेरिवेशन रटना नहीं है, पर एक फील आनी चाहिए कि हो क्या रहा है जब भी करंट आए। अब सेंटेंस पर मजा आएगा, इफ करंट डिवाइड, हाँ यार डिवाइड हुई, रेगुलर शेप लूप, रेगुलर शेप है, ऑफ सेम मटेरियल। अच्छा मटेरियल सेम होना चाहिए, मटेरियल सेम नहीं होगा तो देख रो नहीं कटेगा। अगर ऊपर एल्यूमिनियम हो जाए, ये भी सवाल है, ऊपर एल्यूमिनियम नीचे कॉपर, बच्चा जीरो कर आता है, नहीं होगा जीरो, मटेरियल सेम नहीं है। एक सवाल ऐसा भी है,
ऊपर थिक वायर है, नीचे थिन वायर है, तब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थिक और थिन में एरिया अलग है। डेरिवेशन में यही तो मजे आते हैं। सीधा तू रटेगा तो पता ही नहीं चलेगा। अच्छा तूने देख, सर ने रो काटा है, मटेरियल शुड बी सेम। अगर कॉपर और लिन में होगा तो आंसर 0 नहीं होगा। सर ने एरिया काटा है, इसका मतलब है वायर की थिकनेस ऊपर थिक और नीचे थिन वायर, 0 नहीं होगा आंसर। सब सवाल है मॉड्यूल में। तो एक एक शब्द सेम मटेरियल का है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितनी होगी? 0। पहले आप इसको नोट करिए, फिर एक बार और समझाता हूं, फिर इसको जूम भी कर दूंगा। पहले जो दिख रहा है बड़ा बड़ा वो लिख लीजिए। डेरिवेशन काम का नहीं है बिल्कुल, पर डेरिवेशन से जो बातें समझ में आती ना भाई, वो बातें जबरदस्त हैं और वो सीखनी चाहिए। मटेरियल शुड बी सेम, वायर शुड बी यूनिफॉर्म। यहां और लिख लें एक बात और, यूनिफॉर्म वायर, ये भी लिख लें। अब कौन सी बात समझ में नहीं, उस पर फोकस करते हैं। ये बात पता चल गई। कितने लूप हैं? 2, एक ऊपर का एक नीचे का। मजे की बात है दोनों अपोजिट पैदा कर रहे हैं, एक क्रॉस और एक डॉट। अब हमें यह प्रूफ करना था कि दोनों फील्ड बराबर है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये कठिन सवाल है, कठिन बात है, सीखनी आनी चाहिए। 4 कॉन्सेप्ट सिखाए मैंने आज आपको, और चारों पे 2-2 क्वेश्चन करके दिखाए। घर जाके इनको पढ़िए ताकि हम कल इसको अच्छे से फिनिश कर सकें। अभी होमवर्क लिखाऊंगा, उसको करके लाइए। जूम करूं नीचे वाला? लिख लिया, बड़ा वाला लिख लिया सर? चल, ये वाली बात समझा भी देता हूं। मुझे बताना ईमानदारी से, तेरे कौन सी नहीं समझ में आई। पता वी क्यों काटा? वी क्यों काटा? पैरेलल में वोल्टेज सेम। इन बातों को सीखो, कहीं और लगने में काम आ जाएगी। तो आई आर के इनवर्स, देख आई आर के इनवर्स। फिर आर की जगह क्या सोचा? आर बराबर होता है रो एल बाई ए। तो बता आर किसके प्रोपोर्शनल? एल, देख आर एल के प्रोपोर्शनल आया। फिर एल किसके प्रोपोर्शनल आया? एंगल के प्रोपोर्शनल आया। लिख लो।
बोलो क्लियर है क्या? करूं नेक्स्ट कर दूं? 12वां लिख लीजिए कोने में, वायर का यूनिफॉर्म होना और सेम मटेरियल का होना जरूरी है। लिख लो इन शब्दों को हिंदी में। वायर का यूनिफॉर्म होना, यूनिफॉर्म वायर का मतलब होता है एक जैसी थिकनेस, तो वायर का यूनिफॉर्म होना और एक ही मटेरियल का होना जरूरी है। सवाल मिलेंगे, ऊपर एल्यूमिनियम नीचे कॉपर, तब जीरो नहीं होगा। ऊपर पतला वायर नीचे मोटा वायर, तब जीरो नहीं होगा। तो वायर का यूनिफॉर्म होना और एक ही मटेरियल का बना होना जरूरी है। नोट कर लें पूरा। कौन से सवाल का आंसर गलत कह रहे थे? दिखाओ तो। ईएलपी नंबर 3 का 5। अच्छा हाँ वो तो ठीक, ये तो कर ही लिया होगा, 3 होगा। ईएलपी नंबर 3 का सवाल नंबर 5वां, उसके चौथे ऑप्शन में 3 कितना छपा हुआ है? 2 छपा हुआ, 3 होगा। होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो। ईएलपी नंबर 3 पूरी 1 से 10। ईएलपी नंबर 3 पूरी 1 से 10। ईएलपी नंबर 2 पूरी 1 से 10। ईएलपी नंबर 4, ईएलपी नंबर 4, क्वेश्चन नंबर लिखो, पहला, दूसरा, चौथा, छठा, सातवां, आठवां। ईएलपी नंबर 4, पहला, दूसरा, चौथा, छठा, सातवां, आठवां। ईएलपी नंबर 5, ईएलपी नंबर 5, 10वां, 8वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ये सब पढ़ा दिए। कल एक लेक्चर और पढ़ाऊंगा तो जितने सवाल बच गए हैं कल पूरे हो जाएंगे। कल हमारा टारगेट यही है, 5 ईएलपी का कंटेंट पूरा करना, बायो सवर्ट लॉ खत्म करना। अब एक एप्लीकेशन बची है, कौन सी? सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर फील्ड, ये पढ़ेंगे कल, इस पे क्वेश्चन करेंगे। कल 5 ईएलपी पूरी भी हो जाएंगी और बायो सवर्ट लॉ पूरा हो जाएगा। फिर दिवाली के बाद फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे, एम्पियर्स लॉ। सही बात है, चलिए।